हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी प्लस में 3 बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। कब से? 6 जुलाई से, अभी आने वाली 6 जुलाई से। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अवेल करिए और इन 3 बैचेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखिए। आप एक बार इसमें ज्वाइन होंगे तो आपकी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों की कंबाइंड जो तैयारी होगी, तीनों का कंबाइंड स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई पीडीएफ हो या फिर कोई भी गाइडेंस हो, वो सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अनअकैडमी प्लस की। ठीक है, तो आप जो है ये मत सोचिए कि ये केवल प्री का है या मेंस का या इंटरव्यू का, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 बैचेस 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप एक बार ज्वाइन करेंगे और टिल सिलेक्शन तक आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो आपको कराएंगे। ठीक है, प्लस इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो भाषा का जो एक रुकावट होती है वो आपके लिए नहीं होगी। हिंदी में अलग, हिंदी मीडियम का बैच अलग है, इंग्लिश का अलग है और बाइलिंगुअल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा, जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही एडवांस तरीके से और हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न की तरह डिज़ाइन करा जाता है और बहुत ही वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन फैकल्टी के द्वारा डिज़ाइन करा जाता है। जैसा कि आपका एग्जाम आप देने जा रहे हो हूबहू वैसा आता है। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ओवरऑल सिलेबस की बात हो गई या पूरे स्टडी मटेरियल की बात हो गई, यहाँ तक कि यूपीएससी में जो हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ते हैं उनके पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे और आपको अनअकैडमी प्लस के बहुत ही ज़्यादा गुणवान टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप बिना देरी करे 6 जुलाई का जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसको ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, उसका कोर्स अवेल करिए। बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना है, उसको ज्वाइन करना है, तो आपको कौन सा कोड यूज़ करना है? रेफरल कोड, वो है RANK10 रैंक 10 रेफरल कोड यूज़ करते ही आपका जो भी कोर्स फीस होगा उसमें 10% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। प्लस इसके साथ ही साथ आपको आरती मैम के गाइडेंस में, उनके पर्सनल गाइडेंस में आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। आप उनके मार्गदर्शन में उनकी सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनकी बुक्स, वो जो भी चीज़ें, जो भी उनका सब्जेक्ट है, वो सारी नॉलेज वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो प्लीज़ बिना देरी करे जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस को। और कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे? रैंक 10। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 6 जुलाई से तीनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। प्री मेंस इंटरव्यू के, हिंदी इंग्लिश मीडियम के और बेस्ट टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा। पूरा कोर्स का मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या? कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। तो इस चैप्टर से हम लोग कहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं? हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जलवायु को पढ़ने से पहले हमको जान लेना होगा हमारे वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, ये कैसे वर्क करता है, हमको जो ठंडी और गर्म का अनुभव होता है ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन एक जान लेते हैं कि भैया, हमने ये आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई जो हमारा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी हमारा जो वायुमंडल था उसका भी निर्माण हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमारा वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, तीनों ही चीज़ों का विकास पृथ्वी के साथ साथ कैसे हुआ। ठीक है, चलो तो अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि भैया जब हमारी पृथ्वी इनिशियल स्टेज में थी, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, तो हमको पता है कि वायुमंडल की बात करें या पूरे ब्रह्मांड की बात करें, 2 गैसें मुख्यतः थी, जिसको कि क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। यही 2 गैसें मुख्यतः ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं कारण बनी थी नाभिकीय संलयन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का, और उससे भी हमको पता है कि क्या ही बनेगा। ठीक है, कैसी एनर्जी जनरेट होगी, सबके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए, प्रारंभिक वायुमंडल जो था हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। चूंकि ये गैसेस काफ़ी लाइटर हैं, तो ये क्या था कि अब पृथ्वी जब इनिशियल स्टेज में अपना निर्माण कर रही थी, पृथ्वी बन रही थी, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो इतना स्ट्रांग था नहीं जितना आज है। आज हमारा वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ कैसा है? ऐसा ये पृथ्वी है हमारी और इसके चारों तरफ एक वायुमंडल की परत ऐसी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये परत जो है वो जा नहीं पाती, ये गैसेस जो है वो पृथ्वी को रिलीज नहीं कर पाती। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये है कि भाई पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इन सब गैसेस को क्या है? अपनी तरफ रोके हुए है। ठीक है, इसी वजह से ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी को छोड़ के नहीं जा पाता।
हाइड्रोजन हीलियम गैसेस इतनी ज़्यादा लाइटर थी, इतनी ज़्यादा हल्की गैसेस थी, और उस समय पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण था वो इतना प्रबल नहीं था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए ये गैसेस क्या कर गई, स्केप कर गई, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ के बाहर निकल गई। खैर, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि भैया जब पृथ्वी गर्म आग का एकदम फायरबॉल थी, तो उसमें क्या हो रहा था, निरंतर निरंतर जब अगर कोई चीज़ गर्म है, खूब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो अपनी एक्सिस पे बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते समय क्या होगा, किसी भी चीज़ को आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे जो भारी तत्व होते हैं, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, वो सब सेंटर की तरफ, टूवर्ड सेंटर की तरफ मूव करेंगे, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो टूवर्ड सरफेस की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो हैवियर एलिमेंट्स थे जैसे कि निकल, आयरन, तो ये सब कहाँ पर, कोर की तरफ मूव करे, और जो हल्के एलिमेंट्स थे यानी कि जितनी ये लाइटर गैसेस थी वो सब कहाँ पे मूव कर रही हैं, वो सब बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। तो बाहर की तरफ मूव करने का मतलब है कि जब अब पृथ्वी जब गर्म है तो गरम गरम अंदर जो मैग्मा बन रहा है, वो मैग्मा जब बाहर आ रहा है तो मैग्मा अपने साथ क्या ला रहा है, CO2 ला रहा है, मैग्मा अपने साथ क्या ला रहा है, जलवाष्प ला रहा है। तो इनिशियल स्टेज की अगर बात करें, प्रारंभिक वायुमंडल की अगर बात करें, तो वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 है या वाटर वेपर है। अब क्या हो रहा है कि भाई वाटर वेपर अगर पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई जो वाटर वेपर हैं, जो जलवाष्प है, वो आपस में संघनित हो जाएंगे, संघनित कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा। जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन होगा तभी संघनन का प्रोसेस एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही है, आज की डेट में देखो कितनी ठंडी है, तो धीरे धीरे जब पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन हो रहा था तब यही जो वाटर वेपर थे, ये सब सारे जो है वो कंडेंस फॉर्म में आ गए। जब इनका कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, रेनफॉल होगा, और ये इतना ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में जो क्वांटिटी है वाटर वेपर की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी उस समय गर्म है, और गर्म मैग्मा, गर्म लावा जब ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प लेके आ रहा है। तो जितनी मात्रा में जलवाष्प बाहर आएगा उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, वर्षण होगा। तो वर्षण के द्वारा क्या हो रहा है, जो वायुमंडल में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, एक तो जलवाष्प, दूसरा CO2। तो जो ये वर्षा का जल है वो वायुमंडल में जो CO2 है उसको, उसमें CO2 क्या होती है, घुलनशील होती है जल में। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि CO2 जल में घुलनशील हो जाती है और कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है। तो CO2 जो थी वो जल में घुलनशील हो गई, और घुलनशील होने के बाद क्या हो गई, पृथ्वी पर वापस आ गई। वापस आने के बाद जब ये जल जो था वो पूरी वाटर बॉडी बनी, पूरे ओशियन बन रहे थे, तो ओशियन के बॉटम में CO2 चला गया। तो इस तरीके से अगर आज की डेट में बात करें तो वायुमंडल में, जैसे आप इस चैप्टर को NCERT में देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही एक टेबल दे रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, वो हमारी नाइट्रोजन है, ठीक है, 78 समथिंग परसेंटेज है। इसके बाद जो गैस है वो कौन सी है, वो हमारी ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सी गैसेज है, उसके बाद हमारी आर्गन है, और फिर क्या आता है, फिर नंबर आता है CO2 का। ये कितनी है, 0.2% के आसपास गैस है, 0.3% के आसपास है CO2 की मात्रा, ठीक है। तो इतनी कम है, इतनी कम क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि भाई ये जो CO2 है ये पृथ्वी के समुद्र के तल पे जाके वहाँ पर इसका खूब सारा निक्षेप आपको मिलेगा, जबकि वायुमंडल में CO2 आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर था, ये है ऑर्डर हमारी गैसेस का कि वायुमंडल में कैसे हैं। तो ये तो हमें समझ में आया कि हमारा जो प्रारंभिक वायुमंडल था वो कैसे बना। अब जब CO2 अंदर चली गई तो अब ये जो ऑक्सीजन थी ये कैसे बाहर आई, ये कैसे पृथ्वी पे इसका निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था कि जब पृथ्वी पे प्लांट्स जो थे, पौधे उगना शुरू हुए, तो इन्होंने जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट करी, तो उससे भी ऑक्सीजन जो था वो पृथ्वी पर आया। और दूसरा एक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसने जब एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करा तो उससे भी ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो इन सब वजहों से ऑक्सीजन जो था वो पृथ्वी के वायुमंडल में आया, जो कि आज हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से जो प्रारंभिक वायुमंडल था इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें स्टार्टिंग में ही NCERT में जो टेबल था उसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 5 गैसेस तो आपको याद होनी चाहिए विद परसेंटेज, ठीक है ना। 5 को ऑर्डर में लगाने को आ जाए या कैसे भी करके आ जाए, तो वो चीज़ें, वो फैक्ट, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, आर्गन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। तो ये सारे ऑर्डर में याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जो प्रमुखता गैसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे अब बात कर लेते हैं CO2 की, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में बहुत कम है। आपको बताया मैंने क्यों कम है, क्योंकि वो जो है समुद्र के धरातल पे जा चुकी है।
अब CO2 की खास बात क्या है, देखो CO2 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आगे हीट बजट में भी काम आएंगी, उनको जान लो। कि जैसे ये पृथ्वी का तल है, ये सरफेस है, और ये हमारे सूरज देवता हैं, ठीक है ना, सन है। इससे जो भी लाइट आती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्यातप, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनपुट सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन, इनपुट सोलर रेडिएशन। तो ये जो सूर्यातप होता है, जो पृथ्वी को सूर्य की विकिरण प्राप्त होती है, सूर्य की जो ये गर्मी है ये प्राप्त होती है, ये किस फॉर्म में प्राप्त होती है, फॉर्म ये है SWR के फॉर्म में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि लघु तरंग विकिरण। तो पृथ्वी को जो सूर्य की विकिरण मिलती है, सूर्यातप मिलता है, वो बेसिकली किस में मिलता है, लघु तरंग विकिरण, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। तो अब इसको मिला, पृथ्वी को मिला, ठीक है। यही शॉर्ट वेव रेडिएशन जो होता है, यही पृथ्वी जो है, अब देखो हमको ये चीज़ पता है कि जो सूर्य से जितनी हमको लाइट मिलती है, जितनी एनर्जी मिलती है, वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, वो पूरी यूटिलाइज नहीं होती। कुछ अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ परावर्तित कर देती है। तो जो परावर्तित करती है, ये जो परावर्तित करती है, तो ये होती है किस फॉर्म में, ये होती है LWR के फॉर्म में। LWR का मतलब क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी कि दीर्घ विकिरण, है ना, दीर्घ तरंग विकिरण, ठीक है। तो ध्यान देखना फिर से एक बात, ठीक है। जो हमें सूर्यातप मिल रहा है वो है SWR के फॉर्म में, जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है वो है LWR के फॉर्म में। इतनी चीज समझ में आती है, ठीक। देखो अब जब अगर इतनी चीज तुम्हें समझ में आ रही है, तो अब ध्यान से देखना कि ये है पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी का तल है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके चारों ओर ऐसा वायुमंडल की एक परत है, ठीक है। तो अब वायुमंडल की परत जो है, अब इसमें कई सारी गैसेस, वायुमंडल क्या है, कई सारी गैसेस का मिश्रण है, इसमें कई सारी गैसेस जो है उनका मिक्सचर है। तो उसमें एक CO2 भी है। तो देखो पृथ्वी के धरातल से, ये अगर धरातल की बात करें, ये सरफेस है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। धरातल से अगर सतह से ऊंचाई की बात करें, तो ध्यान देना कि अगर ये ऊंचाई जो है वो है 120 किलोमीटर की, तो इस ऊंचाई पे पाई जाती है ऑक्सीजन। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, डायग्राम के फॉर्म में बनाते जाओ, इसी को नोट डाउन करते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि अगर इसकी बात करें, यहां तक की बात कर लें, यहां तक में क्या है कि ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से आप 120 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। उसके बियॉन्ड जाएंगे 120 किलोमीटर के ऊपर, यानी 125-130 किलोमीटर, तो वहां पर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता है, ठीक है ना, वहां पर ऑक्सीजन आपको उपलब्ध नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अगर इसी में बात करें कि पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर की बात करें, यानी कि इतनी सतह की बात करें, तो ये जो है, ये सतह है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 90 किलोमीटर के आसपास की। ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस किसकी है, हमारी CO2 की। यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर लंबवत ऊपर जाइए, तो ऊपर जाने पे 90 किलोमीटर पे आपको क्या मिलेगी, 90 किलोमीटर तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और 120 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन मिलेगी, जैसा कि NCERT में गिवन है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, अगर इतनी चीज़ समझ में आ रही, बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि भाई सतह से 120 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन मिलेगी, सतह से 90 किलोमीटर तक आपको CO2 मिलेगी, ठीक है। ये तो हम लोग पहला फैक्ट जान गए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। दूसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे SWR को अपने में से क्या करते हैं, इसको मतलब जिसको गुजरने देती है, ठीक है ना। इसके लिए पारदर्शी है वो, इसको, इससे कोई छेड़खानी नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि जब SWR आता है पृथ्वी पर, जब SWR पृथ्वी पर आएगा, अगर SWR, ये सन की बात करें तो सन की रेज जो है वो पृथ्वी पर आएंगी, तो CO2 जो है वो SWR को तो अपने में से पारदर्शी होती है, उसके लिए पारदर्शी है, तो ट्रांसपेरेंट है, तो जाने देती है, कोई दिक्कत नहीं करती। मगर जब पृथ्वी जो है वो परावर्तित करती है क्या, LWR, तो जो CO2 है वो LWR को ये क्या कर लेती है,
अवशोषित कर लेती है। जो हमारी CO2 है वो LWR को एब्जॉर्व कर लेती है। तो अब LWR को अगर ये एब्जॉर्व करेगी तो वायुमंडल जो है, जो CO2 है, वो बेसिकली अगर पूछा जाए तो वो गर्म किससे हो रही है? वो गर्म हो रही है LWR से, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से, जो पृथ्वी से ट्रांसमिट होती है वापस। जो पृथ्वी जितना पार्ट परावर्तित कर देती है उसको CO2 एब्जॉर्व करती है और इससे गर्म होना स्टार्ट होती है। तो देखो ध्यान से, जब CO2 जो है वो गर्म होना किससे स्टार्ट होगी? LWR से। तो CO2 जो गैस है वायुमंडल में, तो CO2 बेसिकली गैस क्या होते हैं? गैस में कण होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होंगे गैस के। तो अगर इसमें कोई विकिरण जा रहा है, कोई रेडिएशन जो है वो जा रहा है, तो वो रेडिएशन जो है इन पार्टिकल्स में क्या करेगा? इनका टेम्परेचर क्या कर देगा? इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा तो अब जो CO2 है वो LWR को अपने में से ट्रांसपेरेंट नहीं होने देती, अपने में से पार नहीं होने देती, अपने इस LWR को स्टोर करके रख लेती है। तो स्टोर कर लेगी तो खुद तो गर्म हो ही जाएगी, और प्लस पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसको भी हीट अप कर देगी। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है बेसिकली गर्म किससे हो रहा है? CO2 से। इसीलिए CO2 को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि भाई, ग्रीन का मतलब क्या? हमारे प्लैनेट से तात्पर्य ये है कि CO2 जो हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम डिपेंड करता है CO2 पर। अब देखो क्या है, CO2 जो है, सबसे बड़ी बात जान लो कि ये एक वेरिएबल गैस है। कैसी गैस है? ये एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस का मतलब होता है कि इसका जो आयतन है वो सब जगह पर निश्चित नहीं होता। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन का आयतन ऐसा हर जगह फिक्स्ड होता है ना। बट जो वेरिएबल गैसेस होती हैं इनका आयतन हर जगह निश्चित नहीं होता। कैसे? देखो, जब क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो हम क्या ग्लोबल वार्मिंग शब्द यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अपने जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको हम ब्लो करते जा रहे हैं, इनको जलाते जा रहे हैं, इनका मतलब उपभोग करते जा रहे हैं, तो इनके उपभोग में से क्या हो रहा है कि इनके उपभोग में से CO2 एमिट हो रही है। ये CO2 क्या कर रही है? अब जितनी ज़्यादा वायुमंडल में CO2 पहुंचेगी वो उतनी ज़्यादा LWR को स्टोर करेगी, और जितनी ज़्यादा LWR को वो स्टोर करेगी उतना ज़्यादा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा ही डिसाइड करती है पृथ्वी का तापमान। मेरी बात ध्यान से सुनो, पृथ्वी पर CO2 ही डिसाइड करती है पृथ्वी का तापमान। और CO2 किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो हम ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो हम ये फैक्ट्री से धुआं निकलता है, इससे CO2 बाहर आती है। जो इंजन का कंबशन होता है इससे CO2 बाहर आती है। जो हम लोग पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब जलाते हैं, इससे CO2 बाहर आती है। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग जितना अपने जीवाश्म ईंधन का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा CO2 जो है वो एमिट होगी, और उतना ज़्यादा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो CO2 जो है वो वेरिएबल गैस है। इसका आयतन जो है वो डिपेंड करता है कि जितना हम ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे उतना ज़्यादा ये गैस जो है वो फैलेगी। ठीक है, तो याद रखना कि CO2 की एक खास बात होती है, टोटली डिपेंड होती है ये हमारे पॉल्यूशन के मात्रा में। जितना आप धरती को पोल्यूट करेंगे, जितना आप फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल का, उससे CO2 जो है वो निकल के सामने आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी कहानी किसकी? CO2 की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जैसे एक लेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोन, या ओजोन लेयर को हटा के ओजोन गैस के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं? O3 फॉर्मूला होता है इसका। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, O3 ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन जो लेयर होती है वो कहाँ पे पाई जाएगी? ये इसकी जो ये लेयर है वो पाई जाती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर सरफेस के। ठीक है ना, जैसे ये सरफेस है तो इससे 10 किलोमीटर ऊपर जाओ तो यहाँ से पाई जाएगी 50 किलोमीटर तक। ये डिस्टेंस कितनी है? ये 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे नहीं पाई जाती है, 10 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक पाई जाती है? 50 किलोमीटर तक। अब ये इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओजोन लेयर जो है अब ये क्या करती है। अब देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SWR को परमिशन दे रही थी कि भाई तुम ट्रांसफ़र कर जाओ, मगर जो ओजोन लेयर है ये इस SWR से, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन की जो UV रेज होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को अपने में से पास नहीं होने देती। तो ओजोन लेयर जो है वो किससे गर्म हो जाती है? वो गर्म होती है SWR से। ओजोन लेयर जो है वो किससे गर्म होती है? SWR से। क्यों? क्योंकि ये SWR में जो UV रेज होंगी तो इसकी मात्रा को वो अवशोषित कर लेगी, बाकी सारी रेज को परमिशन दे देगी कि आप धरती तक पहुंच जाइए। UV रेज को वो रोक लेगी कि भैया आपको मैं जाने नहीं दूंगी, इसलिए आप रुकिए। ठीक है, तो ये काम किसका है? ओजोन लेयर का। अब जो ये ओजोन लेयर है
तो आपने देखा होगा कि इसकी भी जो चौड़ाई होती है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है। जैसे अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र है वो भी क्या होता है, वो भी कभी कभी एक्सपेंड करता है, कभी श्रिंक हो जाता है। तो अभी आजकल हाल ही में ये न्यूज़ में है और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि इसका प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा या मेंस में इसके बारे में लिखने में आ सकता है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 महीने में इसके बारे में कई सारी न्यूज़ आई थी कि ओजोन लेयर का जो ये होल है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है अब उसमें बड़ा, उसकी जो साइज़ है उसमें जो बढ़ोतरी होती थी वो कम हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के ऊपर जो ये होल है वो फिर से भरने लग गया है, ठीक है, यानी कि कम हो रहा है, उसका साइज़ कम हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ओजोन डिप्लीशन मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, तो इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। खैर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ओजोन लेयर जो है वो SWR को अवशोषित करती है। SWR के अंदर जो यूवी रेज है इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी सारी रेज को क्या होती है, परमिशन दे देती है आगे जाने के लिए। और इसकी जो हमने विड्थ पढ़ी थी क्या है, 10 से 50 किलोमीटर पे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भाई जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है समताप मंडल पे। अभी हम इसके बारे में देखेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी हम लोग कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। तो इतना एक फैक्ट यहाँ पर भी नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ पर भी, तो कई बारी आप लिखेंगे तो वो चीज़ दिमाग में आपके आ जाएगी। तो ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये भी चीज़ पता चल गई कि समताप मंडल हो सकता है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ही हो, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर हो, इसी के आसपास हो। तो ये जो कहानी थी ये थी ओजोन लेयर की। अब ओजोन लेयर भी कहेंगे कि कैसी है, ये भी एक वेरिएबल गैस है, ठीक है। ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो ओजोन लेयर भी जो है वो श्रिंक होती जाएगी, और ओजोन लेयर जितनी कम होगी उतना ही हमारी पृथ्वी के लिए घातक है, क्योंकि भाई ये उतना ही कम यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगी। और यूवी रेस जो है वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे और लीवर के लिए, ये सब बहुत सारी जो डिजीजेज हैं वो हमारे किससे होती हैं, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। तो यूवी जो ओजोन लेयर ये भी कैसी गैस होती है, ये भी एक वेरिएबल गैस है। अब बात कर लेते हैं, एक गैस है उसका नाम है वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है, जलवाष्प। देखो जलवाष्प का मतलब क्या है, ये जो पानी की बूंदें होती हैं बेसिकली इन्हीं को क्या बोल देते हैं, जलवाष्प कहते हैं। अब जलवाष्प जो है उत्पन्न कैसे होता है कि भाई देखो इसके बारे में क्या, जैसे देखो ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोल है, ध्रुव है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में कमी आती रहती है, क्योंकि 0 डिग्री के पास ही जो क्या करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहीं पे जो डायरेक्ट जो सन रेज हैं वो पड़ती हैं। जबकि इसके ऊपर उसके बियॉन्ड चले जाओ या इसके नीचे के बियॉन्ड चले जाओ तो वहाँ पर जो सनरेज है वो डायरेक्टली नहीं आ पाती, तो इस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहाँ पर टेम्परेचर जो है जैसे 0 डिग्री में क्या है कि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर ये भी क्या होते हैं, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर वाटर बॉडी भी है, कितने बड़े बड़े इंडियन ओशियन है, पूरा अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन भी यहाँ पर है, तो वो सबका क्या होगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होगा ज़्यादा, क्योंकि वाष्पीकरण होने के लिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है, तापमान। तो जितना ज़्यादा तापमान पड़ेगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर होंगे। वाटर वेपर जो है, अब देखो वाटर वेपर भी कैसे होगा, वेरिएबल, कैसे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वाटर वेपर भी कैसी गैस है, वेरिएबल गैस। क्यों, जैसे जैसे इक्वेटर से तुम ध्रुवों की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाइएगा, तो जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर ये कम होते जाएंगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वायुमंडल में जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है ये भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब देखो जो वाटर वेपर होते हैं ये सन से आने वाली जो SWR, अब हम लोग SWR LWR के टर्म्स में बात करेंगे, तो जो वाटर वेपर है वो सन से आने वाली SWR का भी कुछ पोर्शन एब्जॉर्व कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बताया वाटर वेपर जो है वो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसका भी कुछ पोर्शन एब्जॉर्व करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है यानी कि LWR उसका भी कुछ पोर्शन स्टोर कर लेते हैं। तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसको भी कंप्लीटली आने नहीं देते हैं, कुछ पोर्शन स्टोर कर लेते हैं, और जो पृथ्वी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है उसका भी कुछ पोर्शन स्टोर कर लेते हैं, कंप्लीट उसको पास नहीं करने देते। तो ऐसा NCERT में एक टर्म है कि जो वाटर वेपर है ये किसकी तरह काम करते हैं, ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ब्लैंकेट का मतलब है कंबल की तरह। कंबल का प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर का जो टेम्परेचर है, अगर हमने कंबल ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उतना ही रखेगा, बाहर के टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ने देगा, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रिलीज नहीं होने देगा ज़्यादा, ठीक है। तो
वाटर वेपर एक्ट लाइक एज ब्लैंकेट, ठीक है। ये क्यों होता है मैंने तो बताया। अब ध्यान से देखो, एक और गैस बची हुई है, फिर उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। वाटर वेपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक गैस जो है वो क्या है, डस्ट पार्टिकल, यानी कि बात करते हैं धूल कण की। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये क्या चीज़ है, देखो डस्ट पार्टिकल धूल कण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो इसमें ये किसके धूल होगी, ये धूल जो होती है ना, या जो एशेस होती है, जो राख होती है, या जो उल्का होती है, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या जो हमारा सॉल्ट होता है इसके बहुत माइनर से टुकड़े होते हैं। तो इन सब के जो टुकड़े होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, धूल कण बोलते हैं। इन धूल कणों की खास बात ये होती है कि इसमें एक नाभिक पाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइग्रो न्यूक्लियाई। हाइग्रो पूरा नाम देख लेना, हाइग्रो न्यूक्लियाई। इसका हिंदी होती है आर्द्रता ग्राही नाभिक, ठीक है ना। हाइग्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक। ये देखो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जैसे एक ये आर्द्रता ग्राही नाभिक है। तो ये आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या करता है, ये अपने चारों ओर वाटर वेपर को जो है वो इसको कंडेंस करने की क्षमता होती है। इसके चारों ओर क्या चला जाएगा, वाटर वेपर कंटेन हो जाएगा। तो जहां पर वाटर, अब ये आर्द्रता ग्राही नाभिक है, इसके चारों ओर वाटर वेपर कंटेन हो जाएगा। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक है तो इसके चारों ओर वाटर वेपर कंटेन हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वर्षण कैसे होता है, रेनफॉल कैसे होती है, जब तक वाटर वेपर नहीं होता। वाटर वेपर कैसे होगा, टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा वाटर वेपर हुआ, ठीक। वाटर वेपर भी वर्षा नहीं करेगा जब तक कि वहां पर हाइग्रो न्यूक्लियाई यानी कि आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं होगा, ठीक है। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक जो है अपने चारों तरफ जो है ये ऐसे पार्टिकल्स को अपनी तरफ स्टोर कर लेता है। कौन से पार्टिकल्स हैं, ये वाटर वेपर को। अब ये वाटर, यही आर्द्रता ग्राही नाभिक जब आपस में पास आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, यही निर्माण करते हैं क्लाउड्स का। यही बन जाता है क्या, हमारे क्लाउड, यानी कि बादल, यानी कि मेघ, है ना। जब बादल बनेंगे तभी क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता था डस्ट पार्टिकल का। तो डस्ट पार्टिकल का यूज क्या है मैंने आपको ये बताया, ठीक है। हाइग्रो न्यूक्लियाई, इसका बताता हूं पूरा नाम क्या होता है। जब तक आप इसको समझते रहिए क्या चीज है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रता ग्राही नाभिक। तो ये बेसिकली जो थी वो 4 टाइप की जो गैसेस मैंने आपको बताई, जो 5 टाइप की, ये हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास में गिवन थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए, इसको बार बार रिवाइंड करके आप देखिएगा कि मैंने CO2 के बारे में या ओजोन के बारे में या जो ये बाकी गैसेस है वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अब जैसे वाटर वेपर की एक खास बात बता देता हूँ कि वाटर वेपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इक्वेटर पे। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे पोल्स की तरफ तो वाटर वेपर की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं तो डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर ड्राई विंड जो है वो मूव करती हैं। यानी कि अगर बात करें 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री से 45 डिग्री साउथ पे, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा वाटर वेपर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो विंड होती है वो क्या होती है, काफ़ी ड्राई होती है, सूखी होती है। तो ये इसमें डस्ट पार्टिकल मैक्सिमम जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। तो खैर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उसमें बताऊँगा कि जो स्ट्रक्चर होता है वायुमंडल का वो कैसा होता है। घर पे पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए और जो है जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करिए। कोड मैंने लिख दिया, रैंक 10 बैच स्टार्ट हो गए 6 जुलाई से, ठीक है। पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।